नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं श्वेता सिंह। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं। ममता बनर्जी की चोट इस समय राजनीति की दुनिया में ट्रेंड कर रही है। ममता ने हमले और साजिश का आरोप लगाया तो बीजेपी ने कहा कि यह सहानुभूति बटोरने का खेल है। ममता बनर्जी अब व्हील चेयर पर प्रचार की तैयारी कर रही हैं तो बीजेपी पूरी तरह हमलावर है। आज हम ममता बनर्जी की चोट पर पूरी वीडियो रिपोर्ट दिखाएंगे। इस चोट पर टीएमसी ने कौन सी क्रोनोलॉजी बताई है, बंगाल चुनाव के बीच चोट पर कैसी सियासत हो रही है, सारे सवालों के जवाब आपको देंगे। आज से ठीक एक साल पहले WHO ने कोविड को ग्लोबल महामारी घोषित किया था। इस एक साल में कोरोना ने दुनिया भर में करीब 12 करोड़ लोगों को संक्रमित किया और 26 लाख से ज्यादा लोगों की जान ले ली। एक साल में रिकॉर्ड तेजी के साथ वैक्सीन आ गए और लोगों ने यह समझना भी शुरू कर दिया कि कोरोना का खतरा चला गया। लेकिन कई दूसरे देशों की तरह भारत में भी पहली लहर के बाद कोरोना का कमबैक हुआ है। 5 राज्यों में केस तेजी से बढ़ रहे हैं और नागपुर में लॉकडाउन की नौबत आ गई है। इन हालात से हम आपको खबरदार करेंगे क्योंकि सावधानी बरतने और टीकाकरण से ही कोरोना पर विजय मिलेगी। वैसे भारत वैक्सीन मैत्री के जरिए भी कोरोना से लड़ रहा है और साथ में कूटनीति भी कर रहा है। पाकिस्तान पर इस समय भारतीय वैक्सीन वाली कृपा बरस रही है। भारत ने पाकिस्तान की तमाम कुटिलताओं के बावजूद वैक्सीन देने में अड़चन पैदा नहीं की है। पाकिस्तानी नागरिकों को भी चीन की वैक्सीन के बजाय मेड इन इंडिया वैक्सीन पर ज्यादा भरोसा है। आज भारतीय वैक्सीन पर सबके विश्वास का विश्लेषण भी करेंगे। इसके बाद आपको अहमदाबाद के नए मेयर के घर में ले चलेंगे। साधारण सी जिंदगी जीने वाले किरीट परमार को अहमदाबाद का मेयर घोषित किया गया है। वो एक चाल में छोटी झुग्गी में रहते हैं। आप उनका घर और सादा जीवन देखकर चौंक जाएंगे। और आपको एक्स्ट्रा खबरदार भी कर देते हैं, क्वाड देशों का पहला सम्मेलन कल यानी 12 मार्च को होगा। इस वर्चुअल सम्मेलन में पीएम मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के अलावा जापान और ऑस्ट्रेलिया के पीएम हिस्सा लेंगे। इस बैठक में तमाम कूटनीतिक विषयों और चीन की दादागिरी पर चर्चा के साथ साथ भारत में वैक्सीन निर्माण बढ़ाने के लिए आर्थिक समझौता हो सकता है। लेकिन सबसे पहले बंगाल की बात। ममता बनर्जी को चोट कैसे लगी, सच क्या है, इस पर सबके अपने अपने दावे हैं, अपनी अपनी राजनीति है। लेकिन यह बंगाल चुनाव का बड़ा मुद्दा बनता दिख रहा है। टीएमसी इसे जोर शोर से उठा रही है और यह होना भी था क्योंकि ममता को जैसी चोट लगी है वो मामूली नहीं है। उनके बाएं पैर के टखने में फ्रैक्चर है। अभी कई दिनों तक वो उठ नहीं पाएंगी। उन्हें 2-3 दिन अस्पताल में ही रहना होगा। वो 3-4 दिन में प्रचार के लिए लौटेंगी, लेकिन प्रचार के लिए भी अब वो जाएंगी तो व्हील चेयर पर होंगी। अब व्हील चेयर पर ममता बनर्जी प्रचार करेंगी तो बंगाल में उनके लिए चुनावी माहौल क्या हो जाएगा, इसका अंदाजा उनके विरोधी जरूर लगा रहे होंगे। टीएमसी ने अपनी राजनीतिक बंदूकों से बीजेपी पर निशाना साध रखा है और वो कह रही है कि ममता बनर्जी पर हमले का हिंट बीजेपी के नेता पहले से दे रहे थे और आखिरकार उनके साथ यह हादसा हो गया। চোট আছে, বোন ইনজুরি আছে, লিগামেন্টে আছে, কেবল মাথা এবং চেস্টে খুব পেন হয়েছে। पत्थर दिल ही होंगे जो इसे नाटक कहेंगे। इसे नाटक कैसे कह दें? ममता बनर्जी को चोट लगी है और बहुत चोट लगी है। 66 की उम्र कम नहीं होती। गर्दन से लेकर पांव तक वो दर्द में है। उनके चेहरे से ये साफ दिख रहा है। 2-3 दिन वो अस्पताल में रहेंगी। प्रचार में भी निकलेंगी तो व्हील चेयर पर होंगी। এটা ঠিক যে কালকে খুব জোর আমার লেগেছিল এবং আমার হাত পায়ে চোট আছে, বোন ইনজুরি আছে, লিগামেন্টে আছে। কালকে আমার মাথা এবং চেস্টে খুব পেনও হয়েছে। আমি আশা করি 2-3 দিনের মধ্যে আমি আবার নিজের ফিল্ডে ফিরে যেতে পারবো। তবে হয়তো পায়ের প্রবলেম থাকবে কিন্তু আমি ম্যানেজ করে নেব। আমার মিটিং আমি কিছুই নষ্ট করব না, বাট হয়তো আমাকে কিছুদিন হুইল চেয়ারে করতে হবে, সেটা আপনাদের সহযোগিতা চাইব। एक मुख्यमंत्री के साथ ऐसा होना ये छोटी मोटी बात नहीं है। गहरी चोट लगी है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि ये सब हुआ कैसे। सवाल ये है कि इतने बंदोबस्त में दीदी को ये चोट लगी कैसे। क्या उनके साथ कोई हादसा हुआ या उन्हें किसी ने धक्का दे दिया, जो बात सबसे पहले दीदी ने कही थी। कोई पुलिस नहीं था, एक भी पुलिस नहीं था। हमारा पुलिस दीदी 4-5 आदमी नहीं था। मैं गाड़ी को इधर में खड़ा होकर 4-5 आदमी मेरे को गाड़ी पूरा बंद कर दिया। पब्लिक बहुत थे, पब्लिक का बात नहीं है। 4-5 दीदी आपने कहाँ का चोट लगा आपको? कहाँ का चोट लगा? पैर में? फूल गया पूरा।
दीदी किसी की साजिश है, किसी की साजिश है दीदी, साजिश है किसी की। वो 4-5 लोग कौन हैं जिनकी बात दीदी ने की थी? क्या धक्का भीड़ की वजह से लगा था या धक्का जानबूझकर दिया गया? धक्का लगा भी था या फिर चलते चलते गलती से गाड़ी का खुला दरवाजा उस लोहे के एंगल से टकरा गया जो सड़क पर लगा हुआ था? उस वक्त क्या हुआ होगा ये हमने भी समझने की कोशिश की है। ममता का काफिला इसी तरफ से गुजर रहा था और ठीक इस जगह पर जब आती हैं ममता बनर्जी तो ऐसे वो दरवाज़ा खोल लेती हैं और उनका एक हिस्सा बाहर की ओर होता है और दरवाज़ा खुला रहता है, पांव बाहर रहता है और अचानक ठीक इसी जगह पे, यहाँ पे जो पोल है, ठीक इसी जगह पे ये घटना होती है। अब ये पोल से टकराकर वापस ममता के पांव पे लगा है, उनके हाथ में लगा है या फिर भीड़ की वजह से लगा है, ये साफ नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि उस वक्त भीड़ भी थी। दो तरह के बयान सामने आ रहे हैं। एक बयान के मुताबिक ये जो पोल है इससे दरवाज़ा टकराया है और ममता को चोट लगी है। दूसरा जो बयान है कि भीड़ की वजह से दरवाज़ा टकरा गया है और ममता को चोट लगी है। If the door has hit a pillar, then there would be a scratch in the dent or scratch. But nothing is like that. Around this spot. There is nothing. Enter in the door, there is no scratch, no dent. So how a pillar can, how the door was hit by a pillar? Actually, the door was hit by some few person who pushed it from behind. अभी सच सिर्फ एक है, वो ये कि दीदी को चोट लगी है। चोट कैसे लगी इस पर सबके अपने अपने दावे हैं। किसी ने कहा धक्का दिया गया, किसी ने कहा भीड़ से चोट लगी, किसी ने कहा उन्हीं के लोगों की गलती से चोट लगी, किसी ने कहा साजिश हुई है। टीएमसी को शक क्यों है, इसकी क्रोनोलॉजी समझा दी। टीएमसी का कहना है कि 8 मार्च को बंगाल बीजेपी अध्यक्ष ने एक पोस्ट में ममता बनर्जी को घायल होते दिखाया था। 9 मार्च को चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी को बदल दिया। 10 मार्च को बीजेपी के एक सांसद ने पोस्ट किया था कि आप समझ जाएंगे शाम के 5 बजे के बाद क्या होगा। और कल शाम 6 बजे दीदी के साथ ये हादसा हुआ। क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। मार्च 8 तारीख बीजेपी के बंगाल के अध्यक्ष ने एक पोस्ट किया था, ममता बनर्जी को घायल होते दिखाया। मार्च 9 तारीख सवेरे इलेक्शन कमीशन ने वेस्ट बंगाल के डीजीपी बदला। क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। मार्च 10 तारीख एक बीजेपी सांसद 5 बजे पोस्ट किया था, आप समझ जाएंगे शाम के 5 बजे के बाद क्या होने वाला है। और कल 6 बजे नंदीग्राम में ममता दी के साथ ये हादसा हुआ। I think Election Commission is taking the matter very casually. It's not a casual matter. It's not a case of only 307. 302 could have been done. So it was an attempt to murder. As a candidate, I am complaining. The moment the DG was changed, only after within 24 hours this thing happened. Will you be filing an FIR? Yes, I have already filed. दीदी की चोट पर यह लड़ाई चुनाव आयोग तक पहुंच गई। टीएमसी भी चुनाव आयोग के पास पहुंची और बीजेपी भी। टीएमसी ने शिकायत की कि दीदी पर हमले की पहले से आशंका थी, आयोग इस हमले को हल्के में ना ले। बीजेपी भी कह रही है कि इसकी जांच हो। इतनी पुलिस और सुरक्षा के बाद चोट कैसे लगी? दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। कोलकाता से चित्रा त्रिपाठी और नंदीग्राम से सूर्याग्नि रॉय के साथ अनुपम मिश्रा, आज तक। ममता बनर्जी के साथ नंदीग्राम में हुई घटना पर चुनाव आयोग ने भी टीएमसी को जवाब दिया है और ये कहा है कि कानून व्यवस्था चुनाव आयोग ने नहीं संभाली है। डीजीपी को भी बिना सहमति के नहीं हटाया गया। चुनाव आयोग मुख्य सचिव की रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है ताकि घटना पर आगे की कार्रवाई की जा सके। यह पूरा मामला बहुत सीरियस इसीलिए हो गया है क्योंकि चुनाव के माहौल में इससे ममता बनर्जी के लिए सिंपैथी जाने के चांस हैं और जो बीजेपी के लिए हानिकारक भी हो सकता है। इसीलिए बीजेपी ने भी अपने तेवर थोड़े नरम कर लिए हैं और अब इसे सीधे नाटक कहने से बचा जा रहा है।
ममता बनर्जी की चोट को अब ड्रामा बताने के बजाय बीजेपी उनसे हमदर्दी जता रही है और वो सवाल उठा रही है जो वाकई पूछे जाने चाहिए कि आखिर इतने बड़े बंदोबस्त के बावजूद एक मुख्यमंत्री को कैसे इतनी गंभीर चोटें लग गई। पुलिस फोर्स क्या कर रही थी, सुरक्षा में तैनात लोग क्या कर रहे थे, बीजेपी कैसे इस संवेदनशील मुद्दे के चुनावी खतरे को भांप रही है और कैसे 24 घंटे के अंदर बीजेपी के सुर बदले बदले से नजर आ रहे हैं, यह हम आपको दिखाते हैं। देखो, एक बहुत पुरानी एक कहावत है कि अजीब लोग हैं, क्या क्या पते छिपाते हैं, कहीं पे चोट लगी है कहीं बताते हैं। जो उनके एडवाइज़र हैं, जो घूम घूम के कभी न कभी किसी न किसी प्रदेश में किसी न किसी के एडवाइज़र होते हैं, कम से कम रटी रिटाई और पिटी पिटाई स्क्रिप्ट लिखना तो बंद कर दें। दिल्ली में बैठे बीजेपी के नेता और मंत्री जो बोल रहे हैं, वो बंगाल में बीजेपी इस वक्त बोलने से बच रही है। शुभेंदु अधिकारी को ही लीजिए, जो ममता के सामने चुनाव लड़ रहे हैं। कल ममता बनर्जी ने कहा उन पे हमला किया गया है, क्या बोलेंगे? ममता जी कह रहे हैं उन पे अटैक हुआ है, क्या बोलना है आपको? दादा क्या बोलना है आपको? वो कह रहे हैं कि कॉन्स्पिरेसी है दादा, वो कह रहे। बीजेपी जानती है कि चुनावी माहौल में एक चोट भी क्या कर सकती है, और वो भी जब ममता बनर्जी जैसी नेता हो तो सावधानी जरूरी है। यही वजह है कि दीदी को अस्पताल में देखने बंगाल बीजेपी के कई नेता भी पहुंचे। चीफ मिनिस्टर का सिक्योरिटी इतना Z+ कैटेगरी सिक्योरिटी है, तो कैसे ये वो सिक्योरिटी को छोड़ के ये जो आक्रमण हुआ है कैसे हुआ है, इसके लिए हम लोग हाई लेवल का इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं। हमने अरूप विश्वास जी को कहकर आया कि हम लोग चिंतित है और उनको बता दीजिए कि हमारे तरफ से सब तरह का शुभकामना है। बीजेपी अचानक सावधान हो गई। घटना को सीधे नाटक बताने वाली बातें बंद हो गई, जो बातें कल की घटना के तुरंत बाद कई नेता कर रहे हैं। ये क्या तालिबान है कि ममता बनर्जी के काफिले पर अटैक होगा? 300 पुलिस रहती है उनके सिक्योरिटी में, 300 पुलिस, और रास्ते में कम से कम 4000 पुलिस। तो ममता बनर्जी के पास पहुंचता कौन है? उनकी सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी जो SS4 IPS को उन्होंने सिक्योरिटी इंचार्ज बनाकर रखा है, तो चारों को तो पहले सस्पेंड करना चाहिए। और अटैक करने वाला आदमी कोई हवा में तो आके अटैक नहीं किया, उस भूत तो नहीं था कि भूत आके अटैक कर गया, तो उसको पकड़ना भी चाहिए था। ममता बनर्जी ने फिर एक सिंपैथी लेने के लिए नाटक किया और कुछ नहीं। पोल से लग के दरवाजा बंद हुआ तो उनको चोट लग सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो इसके लिए वो तुरंत द्रुत आरोग्य की कामना करते हुए और इन तमाम जो Z++ सिक्योरिटी के अंदर जो लोग भी काम कर रहे थे उन पर एक्शन हो, और किसी अपराधी ने अगर इस घटना किया तो उनको तुरंत पकड़ के अरेस्ट किया जाए। लेकिन इस घटना पर बीजेपी के सवाल जायज हैं। मुख्यमंत्री के साथ जो हुआ उसमें उंगलियां बीजेपी पर उठी, इसलिए उसने चुनाव आयोग से कहा है कि पूरी जांच की जाए, दूध का दूध, पानी का पानी। मुख्यमंत्री ने खुद ने जो आरोप लगाया कि उनके संग कोई पुलिस नहीं था, पुलिसकर्मी कहां गए? उनके चारों तरफ एक सुरक्षा घेरा होता है, वो कहां गया? 3 घेरा होता है, रिंग 1, 2, 3, वो तीनों रिंग कहां गया? और 3 रिंग को भेद करके क्या परिंदा भी आ सकता है? मनुष्य का आना तो बहुत बड़ी चीज है, वो कैसे आया? और वो भी एक नहीं, मुख्यमंत्री के बयान के हिसाब से 4-5 लोग ने आके धक्का मारा उनको, ये कैसे हो सकता है? ममता बनर्जी ने सबसे पहले यही कहा था कि 3-4 लोगों ने उन्हें धक्का दिया, उन्हें बहुत चोट लगी है और ये साजिश है। साजिश का पता तो नहीं, लेकिन बीजेपी के सवाल ये जरूर है कि मुख्यमंत्री सुरक्षा के 3 घेरे में होती है, कोई धक्का देकर कैसे चला गया? और अगर किसी ने धक्का भी दिया तो पुलिस उनकी पहचान क्यों नहीं कर पाई? मुख्यमंत्री की Z+ सिक्योरिटी होती है, पूरी फोर्स होती है, ये सब कहां गए? फर्स्ट एड के लिए सामने की दुकान से बर्फ लाने सुरक्षाकर्मी क्यों गए थे? साथ में एम्बुलेंस भी होती है, डॉक्टर भी होते हैं, वो कहां थे? सीएम जब भी कोलकाता से बाहर किसी जगह पर जाती है तो वहां किसी स्थिति के लिए सेफ हाउस होता है, अस्पताल की पहचान होती है, फर्स्ट एड के लिए वहां ले जाया जाता है। वहां क्यों नहीं ले जाया गया? ऐसा क्या हुआ कि इतना रिस्क लेकर नंदीग्राम से कोलकाता उन्हें लाना पड़ा? सीएम बोल रही थी कि उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, ये रिस्क क्यों लिया गया? और बड़ी बात यह कि इतनी फोर्स के होते हुए सीएम को चोट कैसे लगी? अगर पुलिस मुख्यमंत्री को सुरक्षा नहीं दे सकती तो फिर यह बहुत गंभीर सवाल है।
किसके जरिया हुआ, क्या हुआ, वो तो बात का बात है, लेकिन टोटल फेल्योर इन द पार्ट ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ द पुलिस उनके अगर सुरक्षा नहीं दे सकते हैं तो बंगाल के आम जनता का क्या सुरक्षा देंगे। माननीय स्वराष्ट्र मंत्री खुद इनके दफ्तर के मंत्री है, अभी भी आज का दिन में भी, तो उनके दफ्तर सिर्फ ये इतनी बड़ी गाफिलती, बड़ी दुख से कहना पड़ता है कि पुलिस का इतना बड़ा गलती, बेवकूफ़ी जैसे भी हो, उनके लिए उनको सजा मिलना चाहिए। उनके सुरक्षा बल में जो ऑफिसर्स थे, दे शुड बी क्वेश्चन्ड एंड दे शुड बी सस्पेंडेड इमीडिएटली एज पर लॉ। बीजेपी की मांग है कि घटना के वक्त जो भी वीडियो है उन्हें सार्वजनिक किया जाए और ठीक से पूरी जांच की जाए, नहीं तो आरोप और प्रत्यारोपों का दौर चलता रहेगा। आज तक ब्यूरो। अब टीएमसी ये जरूर चाहेगी कि चुनावी माहौल ममता की चोट के इर्द गिर्द ही रहे और बीजेपी की ये कोशिश होगी कि इस मामले को जितनी जल्दी रफा दफा किया जाए उतना अच्छा, जिससे ममता बनर्जी को अपने लिए माहौल बनाने का मौका न मिले। इसीलिए बीजेपी बार बार ये कह रही है कि इस मामले की ठीक से जांच करके तुरंत सब साफ कर दिया जाए। अब देखना यह है कि ये मुद्दा कितने दिनों तक टीएमसी खींच पाएगी और बीजेपी इसकी काट में क्या नया मुद्दा लेकर आएगी। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे महाराष्ट्र में कोरोना की वापसी। रहिए खबरदार। आज 11 मार्च है। पिछले वर्ष आज ही के दिन विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड को वैश्विक महामारी घोषित किया था। इसका मुकाबला करने के लिए पूरी दुनिया एकजुट हो गई थी। इस एक साल में कोरोना महामारी ने दुनिया भर में करीब 12 करोड़ लोगों को संक्रमित किया और दुनिया भर में अब तक इससे 26 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। पूरे विश्व को कोरोना का प्रकोप झेलते हुए 1 वर्ष से ज्यादा का समय बीत चुका है। इस एक साल में कोरोना की वैक्सीन भी आ गई। इसके बावजूद कोरोना आज भी एक बड़ी चुनौती के रूप में दुनिया के सामने है। चिंता की बात यह है कि भारत में कोरोना दोबारा डराने लगा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश भर में बुधवार को कोरोना के 22,800 से ज्यादा नए केस सामने आए, जबकि 126 लोगों ने इस महामारी से दम तोड़ दिया। करीब 2.5 महीने बाद देश में कोरोना के 22,000 से ज्यादा मामले सामने आए और ये लगातार 8वां दिन है जब एक दिन में कोरोना के 15,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। अगर फरवरी से तुलना करें तो मार्च में कोरोना के केस डबल हो गए हैं। फरवरी में 3 से 4 दिन रोजाना 11 से 12,000 नए केस सामने आ रहे थे, जो अब मार्च में 22,000 प्रतिदिन से ज्यादा हो गए हैं। भारत में करीब 80% मामले 5 राज्यों से सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र में बुधवार को सबसे अधिक 13,659, केरल में 2,475, पंजाब में 1,393, कर्नाटक में 760 और गुजरात में 675 नए केस सामने आए। यानी देश में 60% से ज्यादा कोरोना केस अकेले महाराष्ट्र में दर्ज हो रहे हैं। देश में सबसे अधिक एक्टिव केस वाले 10 शहरों में से 7 महाराष्ट्र में हैं। नागपुर में तो 15 मार्च से संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा हो चुकी है। कोरोना का हॉटस्पॉट बन चुके महाराष्ट्र में बढ़ते हुए मामलों की वजह डिकोड करने वाली हमारी ये रिपोर्ट देखिए। अजिबात कळत सुद्धा नाही, एवढ्या छान पद्धतीने वॅक्सिन दिलं जाते। मला असं वाटतं मी संपूर्ण जनतेला, माता भगिनींना आणि बांधवांना विनंती करतो, कारण कोरोनाचा धोका परत वाढतो आहे। म्हणून माझं आवाहन आहे की सर्वांनी ज्यांना ज्यांना आता वॅक्सिन घेण्यासाठी पात्र ठरवलं गेलेलं आहे त्या सर्वांनी मनात कोणतेही किंतु परंतु न आणता वॅक्सिन घ्यावं। ये कोई इत्तेफाक नहीं कि जिस दिन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कोरोना से बचाने वाली वैक्सीन की पहली डोज ली, उसी दिन नागपुर में लॉकडाउन का ऐलान भी हो गया। नागपुर में कोविड-19 के बढ़ते मामलों की वजह से 15 मार्च से 21 मार्च तक जिले में सख्त पाबंदी लगाई जाएगी। इस दौरान जिले के सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान और बारात घर बंद रहेंगे। राजनीतिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की अनुमति नहीं होगी। इस लॉकडाउन में कड़क ऐसी संचारबंदी रखने का पुलिस विभाग को मैंने निर्देश दिया है। लॉकडाउन में उद्योग चालू रहेंगे,
इस दरमियान प्राइवेट ऑफिसेज पूरी तरह से बंद रहेंगे। गवर्नमेंट ऑफिसेज में 25% उपस्थिति की परमिशन दी गई है। मुझे लगता है ये गवर्नमेंट ने जो स्टेप लिया है अब लॉकडाउन लगाने का, वो बहुत ही पॉजिटिव वे में लेना चाहिए लोगों ने, क्योंकि जैसे कि आप देख रहे हैं कि डे बाय डे केसेस आर इंक्रीजिंग, केसेस बढ़ रहे हैं। तो इसके लिए ये लॉकडाउन लगाए तो फिर उसका बेनिफिट भी होंगे। सरकार ने जो स्टेप्स ली है अभी, एक्चुअली कुछ दिन पहले ही लेनी चाहिए थी, क्योंकि सरकार अपनी तरफ से अच्छा काम कर रही है। लेकिन जो आम नागरिक है, हम रोज़ हमारा घूमने का ही जॉब है सेल्स में, तो हम देखते हैं कि एटलीस्ट 40-50% पीपल आर नॉट फॉलोइंग द रूल्स। नागपुर में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने पहले से ही 14 मार्च तक नाइट कर्फ्यू लगाया हुआ है। सभी होटल, मॉल, रेस्टोरेंट और प्राइवेट ऑफिस को वीकेंड पर बंद करने का आदेश दिया गया था। वीकेंड पर सिर्फ जरूरी सामानों की दुकानों को खोलने की इजाजत दी गई थी। लेकिन यहाँ बीते कुछ दिनों में रोज 1000 से अधिक कोरोना केस आ रहे हैं। बुधवार को नागपुर में कोरोना का नया रिकॉर्ड बना, जब 1710 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। 173 दिन बाद यहाँ कोरोना के एक दिन में सबसे ज्यादा मामले सामने आए, जिसके बाद नागपुर में संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया। हमारे शहर में और ग्रामीण के कुछ इलाके में कोरोना का प्रसार बहुत तेजी से बढ़ता हमको नजर आ रहा है। आपको याद होगा कि आपके माध्यम से मैं पिछले वक्त कहा था कि लोगों ने खुद का स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए खुद पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और मुझ पर ऐसी कोई आपत्ति ना लाई जाए कि मैं शहर में लॉकडाउन कर सकूं। लेकिन कल की स्थिति न देखने के बाद आज मुझे यह कठोर निर्णय लेना पड़ रहा है। जाहिर है वैक्सीन आने के बाद लोग कोरोना को हल्के में ले रहे हैं, जिसका एक उदाहरण तो आज ही देखने को मिला। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच महाशिवरात्रि को लेकर गाइडलाइंस जारी की गई थी, जिसमें कहा गया कि अभी कोरोना का खतरा टला नहीं है, लेकिन लोग नहीं माने। ये हाल तब है जब कोरोना के केस के मामले में महाराष्ट्र ने कई बड़े देशों को भी पीछे छोड़ दिया है। 10 मार्च को अकेले महाराष्ट्र में कोरोना के 13,659 मामले सामने आए थे, जबकि जर्मनी में 10 मार्च को 12,246 केस मिले। वहीं ब्रिटेन में करीब 6,000 केस मिले थे, यानी महाराष्ट्र से आधे से भी कम। अगर ऐसे ही चलता रहा तो संपूर्ण लॉकडाउन का यह सिलसिला सिर्फ नागपुर जाकर खत्म नहीं होगा। आज अपन देखते हैं कि 13-14 हजार लोग हर रोज ये कोविड से ये हो रहे हैं, पॉजिटिव आ रहे हैं। इसमें ये चीज डेफिनेटली है कि ये नंबर बढ़ते जा रहा है। आज इसको सेकंड वेव तो नहीं बोल सकते, लेकिन अपन सेकंड वेव के नजदीक है ऐसा डेफिनेटली बोल सकते हैं। और इसमें अगर इसको लॉकडाउन या सब चीजें रोकना है तो एक ही चीज होना चाहिए कि हर आदमी ने अपना मास्क पहनना चाहिए और जो अपन क्राउड करे वो क्राउड नहीं करना चाहिए। अब खतरा ये भी है कि महाराष्ट्र में बेलगाम हो रहा कोरोना संक्रमण तेजी से अन्य जिलों और शहरों में भी फैल रहा है। महाराष्ट्र के कई शहरों और जिलों में आंशिक और वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया है, जिसमें औरंगाबाद, नासिक, मालेगांव जैसी जगहें शामिल हैं। अब डर ये है कि अगर कोरोना के मामले ऐसे ही बढ़ते रहे तो कहीं पूरे महाराष्ट्र में संपूर्ण लॉकडाउन की नौबत ना आ जाए। जहां एक तरफ मुंबई और महाराष्ट्र वैक्सीनेशन ड्राइव पुरजोर तरीके से कर रहा है, लेकिन मुंबई में और पूरे राज्य भर में बढ़ते हुए कोरोना के केसेस राज्य सरकार के लिए अब सरदर्द का सबब बन गए हैं। स्टेट कोविड टास्क फोर्स के मेंबर्स का कहना है कि अगर केसेस में इसी तरह से बढ़ोतरी होती रही तो आने वाले दिनों में एक डिस्कशन करना पड़ेगा, ये जानने के लिए क्या मुंबई में अब लॉकडाउन लगाना अनिवार्य हो गया है। कैमरा पर्सन महेश मौर्य के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई, आज तक। महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार डराने लगी है, लेकिन अन्य राज्यों में भी कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। आज ही दिल्ली में कोरोना के 409 नए मामले दर्ज किए गए और 3 लोगों की मौत हुई। दिल्ली में 2 महीने से अधिक समय बाद एक दिन में इतने ज्यादा केस आए हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच एक अच्छी खबर यह है कि भारत में वैक्सीनेशन ड्राइव तेजी से चल रही है। विश्व में वैक्सीनेशन की रफ्तार में भारत दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। अमेरिका में अब तक 9 करोड़ वैक्सीन डोज लगाई गई हैं, जबकि भारत में 2 करोड़ 56 लाख वैक्सीन डोज लगाई जा चुकी हैं, जबकि अमेरिका के काफी बाद हमने शुरुआत की थी। अमेरिका रोजाना 21 लाख वैक्सीन डोज लगा रहा है। भारत में औसतन तकरीबन 13 लाख डोज प्रतिदिन दी जा रही है। हालांकि 8 मार्च को
ये आंकड़ा एक दिन में 20 लाख डोज तक पहुंच गया था। आगे रफ्तार बढ़ने की उम्मीद है। भारत में बनी वैक्सीन पर अब न सिर्फ हम भारतीयों का भरोसा कायम है, बल्कि भारतीय वैक्सीन अब वर्ल्ड फेमस हो चुकी है और संकट की इस घड़ी में कई देशों की मदद के लिए भारत की तारीफ संयुक्त राष्ट्र भी कर चुका है। हाल ही में भारत से सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड वैक्सीन की 5 लाख डोज कनाडा पहुंचाई गई। कनाडा ने इसके लिए भारत का धन्यवाद किया। कनाडा के ग्रेटर टोरंटो में पीएम मोदी की तस्वीर वाले बिलबोर्ड लगाकर उन्हें धन्यवाद कहा गया। इन बिलबोर्ड्स पर पीएम मोदी की तस्वीर लगी है और लॉन्ग लिव इंडिया कनाडा फ्रेंडशिप लिखा है। वैसे जहां तक वैक्सीन डिप्लोमेसी की बात है तो इसमें भी भारत ने चीन को पछाड़ा है। भारत दुनिया भर के लगभग 65 देशों को अब तक मेड इन इंडिया वैक्सीन की सप्लाई कर चुका है। भारत कनाडा को कोरोना वैक्सीन की 20 लाख डोज दे रहा है। ब्राजील ने भारत बायोटेक के साथ 2 करोड़ डोज की डील की है। यूनाइटेड किंगडम को भी भारत 1 करोड़ वैक्सीन डोज देगा। दक्षिण अफ्रीका, मोरक्को, सेशेल्स, मॉरिशस और मिस्र समेत 6 अफ्रीकी देशों में भारतीय वैक्सीन की लाखों डोज की सप्लाई हुई है। वैक्सीन से विश्व कल्याण के मार्ग पर चलते हुए भारत ने पड़ोसी देशों को सबसे पहले वैक्सीन आपूर्ति करने का निर्णय किया है। भारत अब तक म्यांमार, मालदीव, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे पड़ोसी देशों को वैक्सीन उपलब्ध करवा चुका है और वहां भारतीय वैक्सीन की बदौलत ही टीकाकरण शुरू हुआ है। और अब भारत पाकिस्तान को भी कोरोना वैक्सीन देने के लिए तैयार है, यानी भारत से आतंकवादियों के जरिए युद्ध लड़ने वाला पाकिस्तान अब भारतीय वैक्सीन के सहारे कोरोना से जंग लड़ेगा। उसे यह वैक्सीन इंटरनेशनल अलायंस गावी के जरिए उपलब्ध कराई जाएगी, जिसका मकसद गरीब देशों में कोविड टीकाकरण उपलब्ध कराना है। इसी मकसद से पाकिस्तान को भारतीय वैक्सीन के 4.5 करोड़ डोज दिए जाएंगे। सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड की मुफ्त डोज पाकिस्तान की 20% आबादी को कवर करेगी। अभी तक पाकिस्तान को सिर्फ चीन ने 10 लाख वैक्सीन डोज देने का वादा किया है, लेकिन इनमें से सिर्फ 5 लाख डोज ही पाकिस्तान को अभी तक मिल पाई है। अब भारत की वैक्सीन पाकिस्तान को मिलने वाली है, तो इसको लेकर पाकिस्तान के आम लोग क्या सोच रहे हैं, ये आपको दिखाते हैं। हमारी गवर्नमेंट को अपने आवाम के लिए ये हेल्प लेनी चाहिए, ठीक है, और इसमें कोई मेरे नहीं ख्याल कि कोई शर्मिंदगी वाली बात है। मैम, आपको क्या लगता है कि क्या पाकिस्तान को भारत से मदद लेनी चाहिए इस वैक्सीन के हवाले से? देखिए, माय पॉइंट इज़ कि इस वक्त इस पेंडेमिक में और जो भी हमारा कोविड-19 चल रहा है, इससे पूरी दुनिया सफ़र कर रही है, राइट। तो जब हम पूरी दुनिया इस चीज़ में सफ़र कर रही है तो इधर मतलब दिस इज़ नॉट द पॉइंट कि कौन सा मुल्क वैक्सीन बना रहा है, कौन सा मुल्क नहीं बना रहा, या उनके साथ हमारे फ्रेंडली टर्म्स हैं या उनके साथ हमारे कोई पर्सनल ग्रजेस हैं। द पॉइंट इज़ कि इस वक्त सबको यूनिटी की ज़रूरत है और सबको एक होके उस चीज़ को करना चाहिए कि हम किस तरह सब एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, जस्ट टू सेव आवर लाइव्स, सेव आवर पीपल एंड गेट आउट ऑफ इट। व्हेन इट कम्स टू हेल्थ एंड लाइफ्स, ज़िंदगी की जब बात आती है और इंसानियत की बात आती है तो कोई बड़ा छोटा नहीं हो जाता। तो मुझे लगता है सबसे पहले इंसानियत को रखना चाहिए और उनको भी ऐसा ही करना चाहिए। जी बिल्कुल, रब्ता करना चाहिए, इसलिए कि मेरे ख्याल से ये जितना मतलब बड़ा वायरस है, जितनी बर्बादी हो रही है, जानों का नुकसान हो रहा है, तो मेरे ख्याल से सारी लड़ाई झगड़े भूल के तो हमें उनसे हेल्प ले लेनी चाहिए। इसमें कोई ऐसा इशू तो नहीं होना चाहिए। क्योंकि अभी भारत ने वैक्सीन तैयार की है, तो आपको लगता है कि पाकिस्तानी हुकूमत को इस मामले में मदद लेनी चाहिए भारत से? नहीं, बजाय भारत से मदद लेने के चाइना जो है वो हमारा बेस्ट फ्रेंड है और उन्होंने उनसे पहले तैयार की हुई, तो हमें, और उन्होंने सबसे पहले और सबसे ज़्यादा वबा उनके मुल्क में फैली थी, तो हमें उनसे मदद लेनी चाहिए बजाय कि भारत से। पहले भी ये वैक्सीन जैसे अमेरिका ने तैयार की थी, लेकिन उसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स थे, जिसके बाद हमने देखा कि बहुत से लोग वफात पा गए। तो आपको लगता है कि ये थोड़ा हमें पहले इंतज़ार करना चाहिए या फ़ौरन हेल्प ले लेनी चाहिए? नहीं, हमें इंतज़ार नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें लड़ाई झगड़े ख़त्म करके उनसे मदद मांग लेनी चाहिए और हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। कोरोना वैक्सीन की ग्लोबल सप्लाई में नंबर 1 देश बन चुके भारत में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान भी सफलतापूर्वक चलाया जा रहा है। आज इसी क्रम में पीएम मोदी की मां हीराबेन को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज दी गई। इसकी जानकारी खुद पीएम मोदी ने ट्वीट करके दी और सभी लोगों से वैक्सीन लगवाने का आग्रह किया। जानकारी के अनुसार 95 वर्ष की हीराबेन ने गांधीनगर में कोरोना का टीका लगवाया है। हीराबेन गांधीनगर के पास ही रायसेन गांव में अपने छोटे बेटे पंकज मोदी के साथ रहती है।